हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फ़िज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये 3rd चैप्टर का 13th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 3.12, तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. It is connected to a 6-volt battery in series with a resistance of 5 ohm. Determine the EMF of the primary cell which gives a balance point at 40 cm. मतलब ये हुआ कि उसने बोला है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है 10 ओम। तो पोटेंशियोमीटर वायर बना देते हैं, यहाँ पे एक वायर बना देते हैं और बोल रहा है इट इज़ कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज़। तो एक बैटरी भी जोड़ देते हैं, ऐसे 6 वोल्ट की बैटरी है और बोल रहा है कि इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। एक रेजिस्टेंस भी लगा रखा है 5 ओम का, ठीक है, और 6 वोल्ट की बैटरी है। अब ये सब जिसके साथ जोड़ रखा है ये बना दिया। तो अब उसमें पूछ रहा है कि डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब ये हुआ कि नीचे वाले सर्किट में, इस वाले सेल को बोलते हैं प्राइमरी सेल, ठीक है। इसका हमें ईएमएफ निकालना है। अगर बैलेंस पॉइंट 40 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है, अगर बैलेंस पॉइंट हो 40 सेंटीमीटर तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा होगा और गैल्वेनोमीटर से ये यहाँ पे नल पॉइंट आएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। कब? जब ये लेंथ 40 सेंटीमीटर है, ऐसे उसने दे रखा है। बैलेंस पॉइंट का मतलब भी वही होता है कि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर ये दे रखा है हमको। अब हमें निकालना है ई की वैल्यू। तो देखो ये सिंपल सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमको जो वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इस पर हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। देखो हमने जो पोटेंशियोमीटर में डेरिवेशन की है, 2 डेरिवेशन की हैं। एक तो 2 ईएमएफ को कंपेयर करने वाली डेरिवेशन और दूसरी वाली है कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाली डेरिवेशन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैसे निकालते हैं और क्या फॉर्मूला होता है वो सब किया हमने। तो यहाँ पे वैसी चीज़ नहीं है, कंपेयर भी नहीं कर रहे हम किसी 2 ईएमएफ को, 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर नहीं कर रहे और ना ही इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो इसीलिए बेसिक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स ले लेते हैं। चलो ए, बी और ये सी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। पूरी वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे। अब देखो ये एक ऊपर वाला जो सर्किट है इसमें तो करंट फ्लो कर रहा है ना, इसमें तो करेगा करंट फ्लो आई, इसमें तो कोई भी करंट फ्लो, नीचे वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब नीचे वाले ये जो बैटरी है, जो सेल है, इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि उसने बोल दिया कि जो बैलेंस पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर पे है। तो 40 सेंटीमीटर पे जो गैल्वेनोमीटर है उससे कोई करंट पास नहीं करेगा। इसका मतलब नीचे वाले से कोई करंट, ये सेल से कोई करंट पास नहीं करेगा। जो भी करंट पास करेगा वो ऊपर वाले सर्किट में घूम रहा होगा, ठीक है। तो अब ये सब हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ये बेसिक चीज़ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है। अच्छा, ए बी जो है वो लेंथ 1 मीटर है और ए बी का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, वो भी दे रखा है हमको 10 ओम का, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले इस सर्किट में ओम्स लॉ लगा लेंगे। तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एक तो ये वायर है, वायर का रेजिस्टेंस 10 है और दूसरा ये 5 है। तो 5 + 10 टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15। तो ऐसे हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, 6 = I × 15, V = IR। सिंपल ओम्स लॉ यही बोलता है, जो बैटरी का पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है, इक्वल टू करंट इन द सर्किट और मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो सिंपल सी चीज़। तो करंट आ जाएगा यहाँ पे 6/15, 6/15। तो इसको हम 3 से काट देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 3 × 5 = 15। यह आ गया 0.4 एम्पेयर आ गया करंट, ठीक। अब करंट तो आ गया। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पहले ये निकाल लेते हैं। चलो ए भी निकालने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी।
तो VAC ये क्या होगा, VAC हम सिर्फ इतने पोर्शन पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं वही बताऊंगा अभी, पहले ये निकाल लेते हैं। VAC, AC के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VAC इक्वल टू I इंटू RAC, ठीक है, RAC। अब रेजिस्टेंस ऑफ AC हमको तो पता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। पूरा रेजिस्टेंस दे रखा है, A से लेके B तक का रेजिस्टेंस दे रखा है RAB 10 ओम। तो अगर हमें RAB 10 ओम दे रखा है तो हम लिख सकते हैं रो इंटू एल, ये पूरी लेंथ, अच्छा L तो दे रखा 1 मीटर, रो L बाई ए। अगर रेजिस्टेंस ऑफ AB को लिख सकते हैं ना रो L बाई ए, तो L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू तो 1 मीटर है, ठीक, अपॉन एरिया, एरिया मतलब A ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 10, तो रो बाई ए की वैल्यू आ गई 10। अब वो हम यहाँ पे लगाएंगे, RAC को क्या लिख सकते हैं, VAC इक्वल टू I इंटू RAC को लिख देंगे रो, अच्छा AC की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 हो जाएगा, 0.4 अपॉन A, रो L बाई ए, AC का रेजिस्टेंस ये आ गया। रो बाई ए की वैल्यू हमको पता है 10 है, तो यहाँ पर रख देंगे VAC और I की वैल्यू भी डाल देंगे, I की वैल्यू 0.4 है, तो 0.4 इंटू रो बाई ए की वैल्यू 10 है और फिर इंटू 0.4, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 4, वही आ जाएगा 1.6, तो 1.6 वोल्ट आ गया ये, ठीक। अब देखो AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 वोल्ट आया है। अब हम क्या करेंगे, A से लेके C तक जाएंगे नीचे के रास्ते से, तो हमें इक्वेशन बनानी है पोटेंशियल की इक्वेशन, A से लेके C तक जाएंगे नीचे वाले रास्ते से, तो कैसे लिखेंगे, VA, ठीक है, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो VA माइनस E, ठीक है, और सीधा ये करंट तो है नहीं इस वाली वायर में, सेल के थ्रू कोई करंट नहीं है, तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर वो भी कुछ नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो सीधा हम पहुंच जाएंगे C पे, E इक्वल टू VC, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो कितना आ जाएगा देखो, VA माइनस VC ऐसे बोल सकते हैं, VA माइनस VC इक्वल टू E। VA माइनस VC क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC मतलब VAC, ठीक है, और VAC की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.6, तो ये 1.6 वोल्ट हो जाएगा, तो EMF की वैल्यू भी 1.6 वोल्ट आ गई, ठीक है, तो हमारा EMF आ गया 1.6 वोल्ट, और यही उसने पूछा था, ठीक है। तो ये बेसिक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, इसमें हम कोई फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, इसको हमें बेसिक तरीके से निकालना पड़ेगा। हमें यह बस ध्यान में रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, वो तो प्रिंसिपल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने बेसिक बिल्कुल वो लगाया, ओम्स लॉ लगाया, तार के ऊपर लगाया, तार के 2 पॉइंट्स के बीच में, A और C के बीच में, और पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन लगाई है A से लेके C तक नीचे के रास्ते से, तो वैसे हमने देखा तो हमारा EMF आ गया 1.6 वोल्ट, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें, और 32 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, 33 क्वेश्चन करते हैं, 33rd। इसमें ये ऑल इंडिया 2012 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है फिगर शोज 2 सर्किट्स ईच हैविंग अ गैल्वेनोमीटर एंड अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। तो ऐसे 2 सर्किट दे रखे हैं जिसमें कि 3 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, एक यहाँ पे लगा रखी है, और 3 वोल्ट की बैटरी इसमें यहाँ बाहर लगा रखी है और यहाँ पे बीच में लगा रखी है अंदर, ठीक है। ऐसे 2 डायग्राम दे रखे हैं। अब बोल रहा है व्हेन द गैल्वेनोमीटर्स इन ईच अरेंजमेंट डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन ऑब्टेन द रेशियो R1/R2। ऐसा कुछ बोल रहा है कि अगर गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट पास नहीं करता, मतलब उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब यही होता है कि कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो हमको निकालना है R1/R2 का रेशियो, ठीक। तो क्या करें बताओ। देखो पहले तो हम यहाँ पे देख लेंगे क्या ये किरचॉफ्स लॉ, अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे सीधा पता चल रहा है किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ लग रहा है। उसमें हमने पढ़ा है कि ऐसे 4 रेजिस्टेंस हैं और बीच में कुछ गैल्वेनोमीटर है, 5th या 5th रेजिस्टेंस जो भी लगा रखा है। ऐसे गैल्वेनोमीटर को भी आप रेजिस्टेंस मान लो, ठीक है।
तो 4 रेजिस्टेंस तो ये होगा, बीच में एक रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, वो भी एक रेजिस्टेंस है, और बैटरी के साथ जोड़ रखा है। तो फिर अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करता तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसको हम लगा सकते हैं। तो इस गैल्वेनोमीटर से उसने दे ही रखा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इस वाले फिगर से हम ये बोल सकते हैं कि ऑपोजिट वाले रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। व्हीटस्टोन की यही कंडीशन है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 4 × 9 इक्वल टू 4 × 9 हो गया इक्वल टू R1 × 6, R1 × 6। तो यहाँ पे हम क्या बोल, R1 बोल देंगे 36/6, यही है ना, 9 4 36/6, तो ये 6 आ गया, 6 ओम, R1 6 ओम आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले डायग्राम में गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा, तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? सबसे पहले देखो व्हीटस्टोन ब्रिज ये है, क्योंकि देखो इस वाले डायग्राम को हम थोड़ा मॉडिफाई करें, अगर इस वाले डायग्राम को मॉडिफाई करें तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये व्हीटस्टोन है, ऐसा हमने पढ़ रखा है। और ये भी देखो, इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो पता चल जाएगा कि ये भी व्हीटस्टोन है, ठीक है। बस गैल्वेनोमीटर आपको लग रहा है कि ये बाहर है, तो गैल्वेनोमीटर ये व्हीटस्टोन कैसे हो सकता है, वो तो बीच में होता है, तो एक्चुअली बीच में ही है। अब कनेक्शन देखो, कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, वो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि बाहर पड़ा हुआ है कि अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको थोड़े मॉडिफाई कर लेते हैं, 6 ओम है और साथ में ये 12 ओम लगा रखा है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर है एक नीचे वाला बना लेते पहले, ये R2 और साथ में ये 8 ओम, ठीक है। अभी जो गैल्वेनोमीटर है ये इस वाले और इस वाले पॉइंट के बीच में तो लगा रखा है ना, अब चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, क्या फर्क पड़ रहा है, इसके बीच में ही तो है, तो यहाँ लगा लो, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ऐसे इसके बीच में, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तो लगाया गैल्वेनोमीटर, तो वो आप अंदर लगा लो बाहर लगा लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मतलब हम तो सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि सीधा व्हीटस्टोन दिख रहा है, व्हीटस्टोन जैसे हमने पढ़ा है वैसा डायग्राम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इसको थोड़ा कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे, बस इसने बाहर बना रखा है, हम अंदर बना रहे हैं। और देखो जो बैटरी है ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगी हुई है, तो इसको बाहर बना लो, ये लो ऐसे बना लो, ऐसे बना सकते हैं ना। जो 3 वोल्ट की बैटरी इन दोनों के बीच में जुड़ी हुई है, तो इसको तो हम बाहर भी बना सकते हैं। हमें कनेक्शन ही तो देखना है ना, हमें ये नहीं देखना कि अंदर अंदर लगा हुआ है कि बाहर लगा हुआ है, कनेक्शन देखो। अभी देखो ये वाला फिगर, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया ऐसा। अब ये लग रहा है कि हमको व्हीटस्टोन है, ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा तो इसका मतलब व्हीटस्टोन हो गया, व्हीटस्टोन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और फिर हम इसमें बोल सकते हैं कि ऑपोजिट वाले जो रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। तो इसको देखते हुए हम बोल सकते हैं R2 × 12 इक्वल टू 8 × 6, ठीक। तो यहाँ पे R2 × 12 कितना आ जाएगा, सीधा बोल सकते हैं R2 इक्वल टू 8 6 48/12, और ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है, 4 ओम। यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, 6 6 36 आ जाएगा, तो ठीक है जो भी है। R1 आ गया, R2 आ गया, हमसे क्या पूछा था, R1/R2 का रेशियो, तो R1/R2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/4, ठीक है, और ये आ जाएगा 3/2, तो रेशियो आ गया 3/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 34वां क्वेश्चन देखते हैं। ये कंपार्टमेंट दिल्ली में पूछा गया है 2012 में। इसमें बोल रहा है स्टेट द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। तो ये देखो, इसमें हमें बताना है कि प्रिंसिपल क्या है जिस पे पोटेंशियोमीटर काम करता है। तो प्रिंसिपल सिंपल सी बात ये है कि पोटेंशियोमीटर में हम बेसिकली एक वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये पोटेंशियोमीटर है, इसमें एक AB जो एक वायर है इसको यूज़ करते हैं, और इसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम यूज़ करते हैं। तो उसको हम ऐसे बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस। प्रिंसिपल क्या होगा, इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, बिटवीन लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर is directly proportional to the length between these 2 points. When current flows through it. ठीक है, और इसमें ये भी लिख लेंगे यूनिफॉर्म एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब ये वायर है, इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, सपोज हमने ए और एक्स ले लिया, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ले लिए, तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो, और ये भी बोल रखा है कि जो वायर है उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, मतलब एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो बराबर है, हर पॉइंट पे बराबर ही है, मतलब रेडियस जो है वायर का वो हर पॉइंट पे सेम है, ठीक है, वायर के क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो सेम है हर पॉइंट पे, तो वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोलते हैं उसको। तो 2 पॉइंट ले लिए हमने, उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लेंथ है, मतलब जो डिस्टेंस है ए से लेके एक्स तक जो लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होगा, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब 2 पॉइंट ले लो आप वायर के ऊपर कोई भी, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, उसी लेंथ के, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो जो लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो ये प्रिंसिपल है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, राइट 2 फैक्टर्स ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स, मतलब हमको 2 फैक्टर्स बताने हैं जिसपे सेंसिटिविटी डिपेंड करती है पोटेंशियोमीटर की। तो सेंसिटिविटी देखो होती क्या है, सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनल टू, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, हाँ, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा उतनी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसे बोल सकते हो, सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा वी बाय एल। डेल्टा वी बाय एल ही होता है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा, यही ले लेते हैं, ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन उसकी लेंथ, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है, ठीक है। या तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उसकी लेंथ, वो सेम चीज़ आएगी क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहता है पूरे रास्ते, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट ले लो सेम रहता है। तो अब ये कहना चाह रहा है कि सेंसिटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट है, मतलब जितना कम होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई फिक्स्ड लेंथ ले लो, मान लो कि आपने ए और बी
ए और बी मतलब ए बी वायर ले लिया तो उसकी लेंथ तो फिक्स्ड है। तो इसमें अगर जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन डेल्टा वी। तो लेंथ अगर फिक्स कर दिया आपने, मान लो ए बी की लेंथ फिक्स, आमतौर पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम पोटेंशियोमीटर में लेंथ फिक्स होती है, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ए और बी के बीच में, वो जितना कम होगा उतना ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, इसका मतलब उतना, एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो कि ये 1 मीटर की लेंथ है, ठीक है, ए बी। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है मान लो कि 10 वोल्ट। एक बार 10 वोल्ट आ रहा है और एक बार 1 वोल्ट आ रहा है। एक बार मतलब 1 मीटर की वायर है, एक बार 10 वोल्ट आ गया और एक बार 1 वोल्ट आ गया, ऐसे मान लेते हैं। तो जब 10 वोल्ट आएगा तो फिर ये जो 1 मीटर में, 1 मीटर की मान लो स्केल है हमारे पास, तो 1 मीटर में सबसे कम से कम हम कितना मेजर कर सकते हैं लेंथ को? 1 mm। तो 1 mm में कितना बताएगा वो? 1 mm में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा? अगर 1 मीटर में इतना बता रहा है 10 वोल्ट, तो 1 mm में कितना बताएगा? तो 1000 से डिवाइड कर देंगे ना इसको, तो कितना आ जाएगा? 1 mm में बताएगा 0.01 वोल्ट। सही है कि नहीं? जब 10 वोल्ट होगा ए और बी के बीच में, ठीक। और अगर 1 वोल्ट होता तो कितना बताता? 1 mm में कितना बताता फिर? 0.001 वोल्ट, ठीक है कि नहीं? क्योंकि देखो ऐसा है कि 1 मीटर में 10 वोल्ट बता रहा है, 1 मीटर की लेंथ में 10 वोल्ट इतना बता रहा है। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 1000 mm होते हैं, 1000 mm, ठीक है। 1000 mm में कितना बता रहा है? 10 वोल्ट। अगर ऐसा एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 1000 mm के लिए 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, तो 1 mm के लिए कितना हो जाएगा? 10/1000, तो 0.01 वोल्ट आ गया। तो मतलब 1 mm में ये कम से ये 1 mm की लेंथ को अगर शिफ्ट करोगे आप, बैलेंस ये यहाँ से उठा के इधर ले जाओगे बैलेंस पॉइंट को, मतलब बैलेंस पॉइंट के कह रहा हूँ, कोई भी ये पॉइंटर है, ये कोई भी 2 पॉइंट लेते हो जिसके बीच में गैप 1 mm है, तो 1 mm में कितना वो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा? 0.01 वोल्ट। और अगर 1 वोल्ट होता पूरी तार के अक्रॉस, ए और बी के बीच में 1 वोल्ट होता, तो फिर 1 mm में कितना बताता? वो फिर 1/1000, ठीक है। तो अगर 1000 mm में 1 वोल्ट है, तो 1 mm में 1/1000, 1/1000, तो 0.001 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे 1 mm में एक तरफ तो 0.01 वोल्ट बता रहा है और एक दूसरी तरफ 1 mm में 0.001 वोल्ट बता रहा है, तो जिसमें कम रीडिंग है, मतलब ये मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए कम से कम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो, वही सेंसिटिविटी बताती है। सेंसिटिविटी का मतलब कि कम से कम कितना आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ। तो कम से कम कितना पोटेंशियल, जितना कम उतनी सेंसिटिविटी ज़्यादा। सेंसिटिविटी का मतलब ये हुआ कि देखो कितना कम ये मेजर कर पा रहा है। जब ये 1 वोल्ट होता, अगर ए और बी के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता, तो कितना देखो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है कि इतना ज़्यादा सेंसिटिव है ये कि 0.001 तक ये मेजर कर पा रहा है, ठीक है। तो इतना कम मेजर कर रहा है, इसीलिए ये इसको बोलते हैं ज़्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी इसीलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अगर हम लेंथ को फिक्स मान ले तो डेल्टा वी, या मतलब जो भी है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक। अब उसने पूछा है कि 2 फैक्टर बताने, एक तो हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि लेंथ को बढ़ा दोगे तो सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर हो गया, पहला फैक्टर तो हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पहला ये लिख लेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो इसमें लिख देंगे कि सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन, पहला तो हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसने ये नहीं पूछा कि बढ़ेगी घटेगी क्या होगा, उसको समझाना है, बस इसने ये बताया कि वो तो मैंने आपको अलग से बता दिया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन सीधा आप लिख सकते हो कि सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन
पोटेंशियल ग्रेडियंट इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बोल दो लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। लेंथ बढ़ाओगे तो सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। इस रिलेशन से हम सीधा बता सकते हैं, ये लेंथ बढ़ा दोगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है राइट टू पॉसिबल कॉजेज फॉर वन साइडेड डिफ्लेक्शन इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। अब हमको दो ऐसे कॉज बताने हैं, क्या क्या मतलब कब होगा ऐसा, जब वन साइडेड डिफ्लेक्शन आए, किसमें, गैल्वेनोमीटर में वन साइडेड डिफ्लेक्शन आ जाए, ठीक है। तो देखो क्या मतलब है वन साइडेड का। अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बैलेंस पॉइंट पे क्या होता है कि ये गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर आप मान लो ये बैलेंस पॉइंट ही है, अब अगर आप पॉइंटर को उठा के यहाँ रख दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, एक साइड में आएगा, ठीक है। और अगर इसको उठा के यहाँ रख दोगे राइट हैंड साइड में, तब भी डिफ्लेक्शन आएगा, दूसरी ऑपोजिट साइड में आएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर ये बैलेंस पॉइंट है एक्स, और आप अगर एक तरफ जाते हो तो एक तरफ डिफ्लेक्शन आएगा, दूसरी तरफ जाते हो तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर देखो ऐसा होता है, ये ऐसा कुछ गैल्वेनोमीटर होता है देखने में, ऐसा कुछ यहाँ पे निडल होती है जीरो पे, ये जीरो है यहाँ पे, और उसके बाद ये 1 2 इधर, और यहाँ पे भी 1 2। तो अगर मतलब करंट अगर इधर से इधर जा रहा है, यहाँ से तार आती है और यहाँ पे बांध देते हैं उसको, यहाँ पे अटैच कर देते हैं तार। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो डिफ्लेक्शन ऐसे शो करेगा, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इस तरफ शो करेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ है। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इधर शो करेगा ऐसे, ठीक। और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो ऑपोजिट उसी डायरेक्शन में शो कर देगा। तो बताता है कि किधर करंट जा रहा है, ठीक। तो वही चीज़ है। गैल्वेनोमीटर में उसने बोला है कि हमें बताने कि ऐसा कब होगा कि ये सिर्फ एक ही तरफ डिफ्लेक्शन दे। तो अगर देखो हमें पता है कि अगर यहाँ पे नल पॉइंट है, मतलब बैलेंस पॉइंट है, और इससे एक तरफ जाएंगे तो एक तरफ डिफ्लेक्शन देगा, और दूसरी तरफ जाएंगे तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन देगा। तो इस पॉइंट पे तो ठीक है, दोनों तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो वन साइडेड कब आएगा, वन साइडेड तब आएगा जब ये जो पॉइंट है एक्स बैलेंस पॉइंट, ये या तो बी से आगे निकल जाए और या तो ए से पीछे रह जाए। मतलब ये बैलेंस पॉइंट जो है वो ए से पहले आ जाए। ए से पहले हवा में कैसे आएगा, मतलब ये हुआ कि जो लेंथ है ए एक्स, ये नेगेटिव हो जाए, एक्स मतलब इधर ए के पीछे पहुंच जाए। अगर बैलेंस रीडिंग, अगर जो नल डिफ्लेक्शन पे जो रीडिंग आ रही है वो नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है वो ए के लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए, लेकिन वो तो गड़बड़ है ना, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं। तो तब वो शो करेगा, अगर रीडिंग हमारी नेगेटिव आ गई तब वो शो करेगा एक साइड डिफ्लेक्शन, क्योंकि फिर मान लो कि यहाँ पे एक्स आ गया तो एक्स के इधर तो जा ही नहीं सकते, इधर ही जा सकते हो, और इधर जाने के लिए यही है बस, एक्स के लेफ्ट हैंड साइड में तो जा नहीं सकते ना, और राइट हैंड साइड में भी यहाँ तक जा सकते, यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकते हो। तो राइट हैंड एक ही साइड में डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ डिफ्लेक्शन तब आता है जब जो हमारा बैलेंस पॉइंट है वो ए और बी दोनों के बीच में होता है, ठीक है। बीच में मतलब मिड पॉइंट पे नहीं है, यहाँ पे कहीं पे ए और बी के बीच में कहीं पे लाई करे, वायर के ऊपर लाई करेगा, तब हमारा दोनों साइड में डिफ्लेक्शन आता है। अगर आप बैलेंस पॉइंट से थोड़ा इधर खिसका दो पॉइंटर को, या तो लेफ्ट हैंड साइड में खिसका दो या राइट हैंड साइड में खिसका दो, तब दोनों तरफ डिफ्लेक्शन आ जाता है। लेकिन अगर ये बैलेंस पॉइंट ही बाहर निकल जाए इसके, तो फिर दोनों तरफ डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हमारी रीडिंग नेगेटिव हो गई तो फिर एक ही साइड डिफ्लेक्शन आएगा, और अगर हमारी ये रीडिंग बी से ज़्यादा हो गई, मतलब बी से इधर निकल जाए या ए के लेफ्ट में आ जाए, ये एक्स जो बैलेंस पॉइंट, ये जो नल पॉइंट है एक्स, या तो ये ए के लेफ्ट में आ जाए या तो ये बी के राइट में आ जाए, तब वन साइडेड डिफ्लेक्शन आएगा। अगर ये एक्स इधर चला गया राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स के राइट साइड में जाने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जा ही नहीं सकता, कोई डिफ्लेक्शन आएगा नहीं उसमें। एक्स के लेफ्ट हैंड साइड में ही जा सकता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यही है, ठीक है। मतलब पॉइंटर को
ये देखो, ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये पॉइंटर, अगर ये बैलेंस पॉइंट ए के लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाए, अब बोलोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो हवा है, खाली जगह है। हाँ, तो वही कहने का मतलब है कि अगर रीडिंग जो है वो नेगेटिव आ जाए, अगर नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्स भाई यहाँ पर हुआ कहीं, एक्स के ए के नेगेटिव, ठीक है, ए के पीछे। और अगर एक्स की जो रीडिंग है, नल पॉइंट पे जो रीडिंग है वो ए बी से भी ज़्यादा आ गई, तो एक्स सीधा पहुंच जाएगा बी के राइट हैंड साइड में। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा ना, वन साइडेड डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये कब होगा ऐसा? अब ये तब होगा अगर एक्स ये इधर चला जाए, एक्स ए के लेफ्ट हैंड साइड में तब चला जाएगा, मतलब बैलेंस रीडिंग जो है हमारी, बैलेंस पॉइंट नेगेटिव, रीडिंग नेगेटिव तब आएगी जब हमारा ये जो प्राइमरी सेल है, नीचे वाले सर्किट में जो सेल लगा रखा है, इसकी पोलैरिटी हम ऑपोजिट कर दें। मतलब यहाँ पे नेगेटिव लगा दें, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दें। देखो करके देखते हैं। अगर मान लो कि ये कोई भी ऐसा पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, ऐसा कुछ सिंपल बना देता हूँ समझाने के लिए, और अगर यहाँ से हम इसको नेगेटिव कर दें, यहाँ से गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं और रीडिंग, तो यहाँ पे हमें एक्स ही तो निकालना है, रीडिंग तो निकालनी है, ठीक है। और ये मान लो कि कुछ जो भी है कुछ, अब ये ए है, ये बी है, और इसको उसने एक्स माना है ये वाला, ठीक है। तो अब देखो ए एक्स, ये तो नॉर्मल तरीके से वैसे निकलेगा, वी ए एक्स क्या हो जाएगा, वी ए एक्स आई इंटू आर ए एक्स, ठीक है, सिंपल तरीके से, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो तो हम कर चुके हैं जी। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, करंट इंटू इसी का रेजिस्टेंस। दूसरी चीज हम यहां से देख सकते हैं, वी एक्स का मतलब ये वी ए माइनस वी एक्स, ठीक है, वी ए माइनस वी एक्स ये हो जाएगा। अब अगर हम ए से लेके एक्स तक चले नीचे के रास्ते से, अगर ई एम एफ ई मान लो, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ए से एक्स चलो नीचे वाले रास्ते से, तो क्या लिखोगे इक्वेशन, वी ए, आगे बढ़ जाओगे तो माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस आएगा, प्लस ई इक्वल टू वी एक्स, ठीक। तो अब यहाँ पे वी ए माइनस वी एक्स क्या आया, वी ए माइनस वी एक्स इक्वल टू ई आ गया, ठीक, बस सॉरी माइनस ई आ गया। अब यहाँ पे आप अगर माइनस ई रखोगे तो चलो वैसे देख लेते हैं, इसमें वी ए माइनस वी एक्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी ए माइनस वी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू ए एक्स, मतलब ए एक्स लेंथ, तो वी ए माइनस वी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स जो हमने माना है वो, ठीक। अब दूसरी चीज, वी ए माइनस वी एक्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू, या तो इसको ऐसे लगा लो कि वी ए माइनस वी एस, वी ए माइनस वी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सब कांस्टेंट मान लो कुछ, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम, कांस्टेंट मान लेते हैं के इंटू एक्स, ठीक है। अब के पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि वी ए ज़्यादा है, वी ए ज़्यादा क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक, ये वाली बात है कि करंट तो इसी में फ्लो करेगा ना, और तो ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे होगा क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो ये वी ए माइनस वी एक्स के एक्स हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये रख दो आप कितना, या तो के भी निकाल लेते हैं, चलो के कैसे निकालें, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख सकते हैं, या तो ये के का हटा देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं हम आई इंटू, ये तो यहाँ से लिख सकते हैं सीधा, चलो ठीक है, ये ऐसे करो, इसको हटाओ, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से हटाओ, मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि आपको मतलब थोड़ा आसान तरीके से समझाऊँ। वी ए एक्स कितना है, वी ए माइनस वी एक्स इक्वल टू आई इंटू, जैसे पहले किया था हमने, रो एल कितना है, एल है एक्स के बराबर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये लगा दिया। और दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है जो भी है, वी ए माइनस वी एक्स कितना आया हमारा, वी ए माइनस वी एक्स माइनस ई के बराबर आ गया, तो माइनस ई रख दो यहाँ पे, माइनस ई इक्वल टू आई रो एक्स अपॉन ए। अब देखो ये एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस ई ए बाय आई रो, तो एक्स की वैल्यू आ गई नेगेटिव। तो नेगेटिव आ गया तो इससे क्या पता चलता है कि रीडिंग जो होगी वो होगी ही नहीं, मतलब ये इधर आएगी। आप कहीं पे भी रख दोगे, ये जो पॉइंटर है,
ये इसको आप कहीं पे भी रखो, ए से लेके बी तक के बीच में, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, और वो भी वन साइडेड, एक तरफ। रीडिंग है ही, मतलब बैलेंस पॉइंट कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं का मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब पीछे की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर पॉइंटर को कहीं भी रखोगे तो एक ही तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि अगर हमारा जो बैलेंस रीडिंग है वो नेगेटिव आ जाए। दूसरा क्या है, जैसे हमने बोला था कि अगर ये अगर इसी में इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ये बैलेंस पॉइंट बी के राइट साइड में चला जाए, तो वो कब करेगा, वो कब होगा ऐसा, जब इस ईएमएफ की वैल्यू इस वी से, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर, अक्रॉस द वायर से ज़्यादा हो जाएगी। देखो करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने नॉर्मल तरीके से ये ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, पोटेंशियोमीटर को ऐसे जोड़ा, और उसको हमने फिर जो ईएमएफ है उसको भी ऐसे ही जोड़ा, जैसे सही तरीके से जोड़ा, मतलब ईएमएफ को, ठीक, और गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और यहाँ पे रीडिंग वगैरह हम निकालना चाहते हैं, ठीक, और ये कुछ वी मान लो, ये कुछ भी है, ठीक है, सिंपल तरीके से। एक ये ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं, ये एक्स है और ये लेंथ हो गई आपकी स्मॉल एक्स, मान लेते हैं इसको। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हमारा ई, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सिंपल ये जो वी ए माइनस वी एक्स, तो यहाँ से तो आई इंटू आर ए एक्स के बराबर ही होगा ना, वी ए माइनस वी एक्स आई रो एक्स बाई ए, तो यही होगा। अब दूसरी चीज़, वी ए से लेके एक्स तक चलते हैं नीचे के रास्ते से, तो नीचे के रास्ते से कैसे चले, वी ए माइनस ई आएगा इस बार, तो वी ए माइनस, प्लस से माइनस आ रहे हैं ना, तो माइनस ई आ जाएगा, इक्वल टू सीधा वी एक्स पे पहुंच जाएंगे हम। तो यहाँ से वी ए माइनस वी एक्स कितना आया, ये तो ई के बराबर आ गया। अब आप ई को उठा के यहाँ रख दो कि वी ए माइनस वी एक्स तो इसी के बराबर रहेगा, तो ई को उठा के यहाँ रखो तो क्या आएगा, ई इक्वल टू आई रो एक्स बाय ए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अभी हमको थोड़ा सा और एक इक्वेशन और निकालनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि रो बाय ए को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट ले लेते हैं, ये इन दोनों के अक्रॉस भी इक्वेशन लगा देता हूँ। वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू आई इंटू आर ए बी, तो इसको लिख सकते हैं आई इंटू रो कितना हो जाएगा, एल ले लो, टोटल लेंथ एल ले लो ए बी की, रो एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। अब इसको हम रो ऐसे लिखेंगे, रो बाय ए, आई रो बाय ए, आई रो बाय ए क्या हो जाएगा, आई रो बाय ए इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अपॉन एल, ठीक है, ये हो गया। अब इसको उठा के यहाँ डाल दो, आई रो बाय ए की जगह ये डाल दो, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू आई रो बाय ए की जगह हम डाल दें वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू ई एल अपॉन वी ए माइनस वी बी, यही है, हाँ ठीक है। अब देखो अगर ये e की वैल्यू वी ए माइनस वी बी से ज़्यादा हो जाए तो फिर x तो l से ज़्यादा हो जाएगा ना। सपोज ये e अपॉन ई की वैल्यू है 1.5 और वी ए माइनस वी बी है 1, तो x की वैल्यू तो 1.5 L हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर EMF वी ए माइनस वी बी से ज़्यादा हो गया तो जो रीडिंग आएगी आपकी वो L से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में आपकी जो बैलेंस पॉइंट है वो B से आगे निकल जाएगा, ठीक है, तब भी वन साइडेड डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये दो कॉजेज हैं। ये मैंने आपको बहुत लंबे में समझाया है, लेकिन आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने रीज़न नहीं पूछा। मैं आपको एक्सप्लेन करके सब कुछ बता रहा हूँ, उसने सिर्फ ये पूछा है कि यहाँ पे राइट टू पॉसिबल कॉजेज फॉर वन साइडेड डिफ्लेक्शन, ठीक है भाई, यही पूछा है। तो आपको कॉजेज लिखना है, तो ये सब लिखने की, ये सब एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपको समझा रहा था कि ऐसा क्यों होता है। तो ये मतलब है कि पहला कॉज तो ये हो गया। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो इसमें हम लिख लेंगे 2
possible causes for one-sided deflection in galvanometer are, तो पहला ये हो गया कि EMF ऑफ प्राइमरी सेल, उस नीचे वाले को बोलते हैं प्राइमरी सेल, ठीक है। EMF ऑफ प्राइमरी सेल इज मोर देन पोटेंशियल डिफरेंस across the potentiometer wire, और दूसरा हो जाएगा कि द प्राइमरी सेल, ऐसे लिख लेंगे इसको, primary cell is connected with reversed polarity, मतलब एक मिनट, that is positive terminal of primary cell is connected to negative terminal of ड्राइवर सेल, ठीक है। तो ये दो कॉजेज हैं जब वन साइडेड डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में, या तो EMF ज़्यादा हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर से, और यह दूसरा है कि जो हमारा प्राइमरी सेल है उसको हमने उल्टा कनेक्ट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे ये अगर हमने देखो ये पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया नेगेटिव वाले से, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हो आप, ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है ना, लेकिन अगर ये ऑपोजिट इसको उल्टा कर दें, हम पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो फिर वही वन साइडेड रिफ्लेक्शन वाली प्रॉब्लम आ जाएगी और फिर रीडिंग नहीं आएगी, ठीक। नेगेटिव रीडिंग मतलब नेगेटिव रीडिंग का कोई सेंस नहीं बनता। और दूसरा क्या है, अगर ये EMF पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर से ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा, एक्स रीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, जितनी वायर की लेंथ है उससे ज़्यादा रीडिंग हो जाएगी, तो उस तरफ पहुंच जाएगा वो, तो फिर वो भी कोई सेंस नहीं बनता, उसमें कोई बैलेंस पॉइंट तो आएगा नहीं, तो उसमें भी वन साइडेड डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। वन साइडेड डिफ्लेक्शन आप समझ रहे हो क्या है, कि मान लो कि अगर ये बैलेंस पॉइंट है, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर में तो कोई डिफ्लेक्शन होगा नहीं अगर ये बैलेंस पॉइंट है। अगर आप बिना कुछ किए इस पॉइंटर को उठा के इधर रख दोगे तो इसमें फिर करंट फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। तो ये जैसे बैलेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर आप पॉइंटर यहाँ रखोगे तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर इसको उठा के यहाँ रख दोगे तो फिर करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो करंट फ्लो करेगा तो कहीं तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा ना, तो उसी की बात कर रहा हूँ, वो डिफ्लेक्शन। और एक अगर आप ये बैलेंस पॉइंट है तो पॉइंटर को उठा के यहाँ रखोगे तो एक तरफ डिफ्लेक्शन आएगा, और पॉइंटर को उठा के यहाँ रखोगे तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये दोनों साइड डिफ्लेक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अगर बैलेंस पॉइंट ए और बी के बीच में वायर के ऊपर ही लाई कर रहा है, लेकिन अगर ये बैलेंस पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में चले जाए और बी के राइट साइड में चले जाए, इन दोनों केसेस में वन साइड डिफ्लेक्शन आएगा, फिर दोनों साइड डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक। तो यही चीज़ है। तो ये हो गया हमारा, ये अभी देख लेते हैं और क्या है इसमें। ये तो हमने बता दिया कि जो कॉजेज हैं वन साइडेड डिफ्लेक्शन के। अब इसमें बोल रहा है कि इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन इन द फिगर द बैलेंस पॉइंट इज एट एक्स। अच्छा, इसने ये डायग्राम दे रखा है, सर्किट दे रखा है पोटेंशियोमीटर का। इसमें बोल रहा है कि बैलेंस पॉइंट है एक्स पे, ठीक।
अब दूसरा क्या आगे बोल रहा है कि स्टेट गिविंग रीजन हाउ द बैलेंस पॉइंट इज शिफ्टेड व्हेन, पहला है रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज। अगर हम आर को इंक्रीज कर देंगे तो बैलेंस पॉइंट किधर भागेगा, ए की तरफ कि बी की तरफ, यही बताना है, ठीक है। और दूसरा पार्ट है कि रेजिस्टेंस एस इज इंक्रीज कीपिंग आर कांस्टेंट। तो पहले पार्ट में है कि अगर आर को बढ़ा देंगे तो बैलेंस पॉइंट कहाँ भागेगा, और अगर दूसरे पार्ट में है कि एस को बढ़ाएंगे तो फिर बैलेंस पॉइंट कहाँ जाएगा, यही बताना है। तो देख लेते हैं इसको यहाँ पे इसमें। तो डायग्राम को थोड़ा दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये आर है, ठीक है, और ये शायद वेरिएबल बना रखा है उसने, दोनों वेरिएबल है आर और एस, ठीक है। तो ये है वेरिएबल का मतलब, इसका मतलब होता है कि आर की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहां पे इसने जोड़ रखा है ये सेल से, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे ये एस है, ठीक, और रीडिंग वगैरह जो भी होगी एक्स, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ठीक। अब बोल रहा है कि हमने किसी को चेंज नहीं किया, ये क्यू दे रखा है इसने, ठीक है, जो भी है, मतलब क्यू सेल है, प्राइमरी सेल, और बाहर वाला ये कुछ दिया नहीं है तो हम उसको कुछ भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पी दे रखा है, सॉरी पी, ये पी दे रखा है, ये पी है ये वाली बैटरी, और नीचे वाली बैटरी क्यू है। और बोल रहा है कि आर को बढ़ाएं, आर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक्स कहाँ भागेगा, ए की तरफ कि बी की तरफ। चलो ठीक है, अब देखो आर हम अगर बढ़ा देंगे तो इफ आर इज इंक्रीज्ड, इफ आर इज इंक्रीज्ड, तो ये जो डेल्टा, इसको लिख सकते हैं करंट, आई विल डिक्रीज। करंट और रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो सिंपल सी बात है, करंट कम हो जाएगा, ठीक है, करंट कम हो गया। अगर करंट कम हो जाएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस वी ए बी, तो ऐसे लिख सकते हैं वी ए बी विल डिक्रीज, ये भी तो कम हो जाएगा। ये होता क्या है, आई इंटू आर ना, वी ए बी विल डिक्रीज। जैसे कि वी ए बी होता क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, तो रेजिस्टेंस तो उतना ही है ए बी का, तार तो उतनी लंबी है, सब कुछ वही है, रेजिस्टेंस सेम है। करंट कम हो गया तो वी ए बी भी कम हो जाएगा, तो ये कम हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे हम बोल सकते हैं वी ए एक्स कितना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। चलो वी ए बी कितना है, आई इंटू रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट जो भी होगा उसको लिख लेते हैं रो एल बाय ए, रो एल ले लेते हैं पूरी लेंथ बाय ए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दूसरा ये लिख लेते हैं वी ए एक्स कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आई इंटू रेजिस्टेंस ए एक्स, इसको भी लिख लेते हैं करंट इंटू रो एक्स, इसको लेंथ को एक्स ले लेते हैं, ठीक है, रो एक्स अपॉन ए, ये हो गया। अब ये देखो हमें एक्स ही तो पता करना ना, एक्स बढ़ेगा कम होगा क्या होगा, तो फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो ये। अब इस वी ए एक्स को हम ऐसे देख लेंगे, ए से लेके एक्स तक नीचे के रास्ते से जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, वी ए ये प्लस है ये माइनस है, तो और ये बैटरी ये जो सेल है इसका ईएमएफ ये क्यू लिखा हुआ, तो हम भी क्यू ले लेते हैं, ठीक है। माइनस क्यू इक्वल टू सीधा एक्स पे पहुंच जाएंगे वी एक्स, क्योंकि यहाँ से करंट तो पास कर नहीं रहा, तो इसके एस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ होगा नहीं, तो सीधा वी ए माइनस क्यू इक्वल टू वी एक्स हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया वी ए माइनस वी एक्स कितना, क्यू आ गया। अब देखो ये क्यू तो कांस्टेंट है, उसके बारे में तो उसने कुछ बोला नहीं है, उसने तो सिर्फ ये बोला ना कि आर को चेंज करना है, बाकी सबको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो वी ए माइनस वी एक्स क्यू के बराबर हो गया। तो अब ये इस क्यू को हम यहाँ डाल देंगे, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई रो एक्स बाय ए, तो यहाँ पे डाल देंगे क्यू इक्वल टू आई रो एक्स बाय ए। और जो हमने दूसरी इक्वेशन निकाली थी वी ए बी, उसको भी यूज कर लेते हैं। वी ए बी क्या है, आई इंटू रो एल बाय ए, इसको भी लिख देते हैं वी ए बी आई रो एल बाय ए। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे,
तो डिवाइड कर देंगे क्या आएगा, Q अपॉन वी ए बी इक्वल टू आई रो एक्स बाय ए अपॉन आई रो एल बाय ए। देखो आई रो ए ये तो कट ही गया, क्या बचा एक्स अपॉन एल। ठीक है, तो हमारा ये जो x आएगा क्या आ जाएगा, Q इंटू एल अपॉन वी ए बी। ठीक, ये हो गया। अब वी ए बी किसके बराबर है, वी ए बी हमारा है Q एल अपॉन आई इंटू आर ए बी, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें चेक करना है कि x बढ़ेगा कि कम होगा, क्या होगा। Q तो कांस्टेंट है, नीचे वाला जो प्राइमरी सेल है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, L लेंथ ऑफ द वायर वो भी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब जो वायर रेजिस्टेंस का जो वायर है वो रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है। बचा क्या, करंट। अब हमने देखा है कि जैसे हमने कैपिटल R को बढ़ा दिया तो करंट तो कम हो गया ना, यहाँ पे लिखा है करंट कम हो गया, R को बढ़ाया तो करंट कम हो जाएगा अपने आप, ओम्स लॉ से बता सकते हैं। तो करंट कम हो जाएगा तो x बढ़ जाएगा, तो x विल इंक्रीज, x विल इंक्रीज बोल सकते हैं। इसका मतलब ये जो बैलेंस पॉइंट है कहाँ शिफ्ट करेगा, तो x कैपिटल X जो पॉइंट है ना, x विल शिफ्ट टुवर्ड्स B, मतलब B की तरफ चलेगा। x बढ़ेगा का मतलब क्या हुआ, x बढ़ेगा तो जो ये कैपिटल X जो पॉइंट है बैलेंस पॉइंट, ये B की तरफ जाना चाहिए, तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुमने देख लिया जब R हम बढ़ाएंगे। तो दूसरा क्या है इसमें, इसने बोला है कि यहाँ पे दूसरा पार्ट है रेजिस्टेंस S को बढ़ाया। अब पहले R को बढ़ाया था, अब हम कैपिटल S को बढ़ा रहे हैं। तो कैपिटल S को, ये पहला पॉइंट ले लो, पहला पार्ट। ठीक है, अब कैपिटल S को बढ़ा रहे हैं, दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में इफ, ऐसे लिख लेते हैं, इफ कैपिटल S इज इंक्रीज्ड। अब देखो कैपिटल S को अगर इंक्रीज करेंगे तो बैलेंस पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, अब देखो यहां पे तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा ना, नीचे वाले सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो S से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो S की कुछ भी वैल्यू हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो S अगर बढ़ भी जाए कम भी हो जाए तो बैलेंस पॉइंट तो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन में जो भी हमने देखा है कहीं पर भी S नहीं आ रहा, S का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि यहां से कोई करंट पास ही नहीं हो रहा। जब S से कोई करंट पास नहीं होगा तो फिर S की कोई भी वैल्यू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे हम बोल सकते हैं देयर विल बी नो चेंज इन बैलेंस पॉइंट as there will not be any current through S। ठीक है, एक मिनट, hence पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे लिख सकते हैं, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S विल बी जीरो। मतलब S का कोई रोल नहीं है, S से कोई करंट ही पास नहीं कर रहा, तो S का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। हटा भी दोगे ना S को तब भी बैलेंस पॉइंट वही रहेगा, लगा दोगे उसकी वैल्यू बढ़ा दो कम कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे कहीं भी किसी भी इक्वेशन में S नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि S से कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो S का कोई रोल नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछा था इसने। एक मिनट,
हाँ, तो यही हो गया और ये कर लिया हमने, सारे पार्ट कर लिए, क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हो गया यहाँ पे ख़त्म और क्विज 3.13 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।